Hey everyone, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम आपके लिए लेके आए दी मोस्ट अवेटेड वीडियो दैट इज अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर योर May 26, June 26, September 26, December 26 एंड Jan 27 अटेम्प्ट। मतलब ये जो सारे के सारे अमेंडमेंट्स हैं वो CA, CS और CMA स्टूडेंट्स जो कि अभी इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। दे रहे मतलब देंगे, ठीक है। तो अगर आपने Jan 26 अटेम्प्ट दे दिया है बट किसी कारण से आपका नहीं निकल पाया या आप डायरेक्टली जो है इस अटेम्प्ट में प्लान कर रहे हैं देने के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। तो दीज आर व्हाट अमेंडमेंट्स ऑफ बेटा डायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेंडमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े जो है वो नहीं है कि आपको क्लासेस लेने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखोगे अमेंडमेंट्स तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। तो अगर आप चाहे तो आपके लिए हमने फ्री क्लासेस जो है वो डाल के रखी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लस क्या बोलते हैं, हाँ, बुक्स जो है वो बिल्कुल रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मैं बुक्स जो है वो हर अटेम्प्ट वाइज, जैसे ही आपका अटेम्प्ट चेंज होता है, आपका फाइनेंशियल, आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज होता है, तो आपको बुक्स जो है वो न्यू लेनी चाहिए, ठीक है। और अभी जो है वो हमारा ऑफर चल रहा है, तो अभी हम अपने कॉम्बो ऑफर के अंदर क्वेश्चन बैंक, आंसर बैंक, चार्ट बुक हमारी जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं मोस्टली सोल प्रोडक्ट है हमारा, एंड आर टेक्स्ट बुक, हम सारे के सारे बुक्स को 1500 के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिंक में, या तो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है वो दिया हुआ है, वहां जाके गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज बेसिक एंड टैक्स रेट्स, सेक्शन 115 BAC न्यू रिजीम स्लैब। तो यहाँ पर जो है बेटा सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ है किसमें, बेसिक और स्लैब रेट में, ठीक है। उसमें भी जो सेक्शन 115 BAC है, मतलब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, जो न्यू रिजीम है, उसके जो स्लैब रेट्स है वो चेंज हो गए, ठीक है। तो अब आपकी जो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है वो कितनी हो गई है, 4 लाख तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके डिफरेंसेस आए हैं वो 4 लाख में आए, मतलब नेक्स्ट 4 से 8 लाख पे 5%, फिर 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। तो इधर डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 4 लाख का है, और इधर डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 5% का है। और सारे रेट्स कवर हो गए, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का स्लैब रेट है, ठीक है। तो पहला चेंज जो है वो ये है। उसके बाद सेकेंड जो चेंज आया है वो आया है रीबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर 115 BAC, ठीक है। कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में फॉल करते हो तो आपके लिए रीबेट जो है वो बढ़ गई है। और आपकी जो रीबेट है बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख रुपए है तो आपको रीबेट मिलेगा लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और ₹60,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। कि अब आपकी रिबेट जो है वो बढ़ा के कितनी कर गई, 60,000 रुपए कर दी गई। पहले 25,000 थी, अब 60,000 हो गई है, ठीक है। बट आपकी जो ये रीबेट है ऊपर वाली, वो कौन कौन सी इनकम पे नहीं मिलेगा आपको, तो वो आपको नहीं मिलेगा 112A में, 112 में, 111A में, और एनी अदर स्पेशल रेट ऑफ इनकम लाइक योर 115BB जो आपकी स्पेशल इनकम है वो सब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब वापस से क्या है, ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो कि है फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी आपके लिए क्या है, रिबेट है। अब रिबेट कितनी है, तो अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अप टू 12 लाख रुपीज है, एंड दिस इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर आप क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है, तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा थ्रू रिबेट 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर। ये स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में आपको नहीं मिलता है। बट आप देखोगे अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में तो वो सिर्फ 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलता है, बट ये जो है वो सारी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में
नहीं मिलती। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज आर बेसिक एंड टैक्स रेट का अमेंडमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एक रेसिडेंशियल स्टेटस में छोटा सा अमेंडमेंट है। क्या बोलता है कि जो आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है ना, उसमें एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं। ठीक है, तो जो आपका एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अगर आप इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो वो कभी भी आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में नहीं आएगा और कभी भी बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। तो ये जो छोटा सा है वो किसके अंदर है, रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेड क्या, सैलरी। तो सैलरी में सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन में, जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बढ़ा के 50,000 से 75,000 तक कर दी गई है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना है, 50,000, न्यू टैक्स रिजीम में कितना है, 75,000। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड वाला है वो क्या बात करते हैं, परक्यूजिट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एनुअल सैलरी। कि जो परक्यूजिट के केस में हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय देखते हैं ना, कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का केस होता है जहां पे परक्यूजिट का वैल्यूएशन होता है, तो वहां पे बोला था एनुअल सैलरी एज में भी प्रिस्क्राइब, अमेंडमेंट में बोला है, बट अब प्रिस्क्राइब हो चुका है कितना, 4 लाख। तो 4 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो फिर वो क्या बोलते हैं, आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में प्रिस्क्राइब्ड सैलरी शुड बी मोर देन 4 लाख, इट इज नॉट अप टू, ये जो है शुड बी मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट में मोर देन 4 लाख रुपीज होना चाहिए। ठीक है, और मेडिकल बेनिफिट, तीसरा जो अमेंडमेंट है वो मेडिकल फैसिलिटी में है, कि अगर आप मेडिकल फैसिलिटी में क्या करते हो, ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, कि अगर आपका ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया के बाहर हो रहा है, तो फिर आपकी अगर जीटीआई जो थी, जीटीआई अर्लियर क्या था, जीटीआई अप टू दिस लिमिट, जीटीआई जीटीआई अप टू दिस लिमिट है, तो फिर क्या होता था, ट्रैवल एग्जेम्प्ट हो जाता था, ट्रैवल जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अब जो वो लिमिट बढ़ा के कर दी गई कितनी, 8 लाख, कि अगर आपकी जीटीआई जो है वो क्या है, अप टू 8 लाख रुपए, तो फिर आपका ट्रेवल का जो बेनिफिट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर आपका जो ट्रीटमेंट है वो आउटसाइड इंडिया चल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख लो ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कि अगर आपका ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, और तो उस केस में आपको जीटीआई जो है वो कितना हो जाएगा, तो जीटीआई आपका अगर 8 लाख रुपए है तो फिर आपका ट्रैवल जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो। ठीक है, और परक्यूजिट के केस में वहां पर बोलता है स्पेसिफाइड सैलरी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी जो है वो 4 लाख से ज्यादा होगी, तो फिर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे 2 अमेंडमेंट है वो किसके अंदर है, 3 अमेंडमेंट जो है वो किसके अंदर है, सैलरी हेड के अंदर। उसके बाद चौथा बात करते हैं किसके लिए, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के केस में अपन बोलते हैं कि आपको एनुअल वैल्यू जो है वो एसओपी के केस में क्या लोगे, तो आप लोगे निल, इवन इफ प्रॉपर्टी नॉट ऑक्यूपाइड फॉर एनी रीजन। तो पहले ऐसा बोलता था कि ऑक्यूपाइड बाय द फैमिली और ही इज लिविंग आउटसाइड और ऑक्यूपेशन की वजह से बाहर रह रहा है, इस वजह से निल लेंगे। तो यहाँ पर अब वो रीजन वाला बेनिफिट हटा दिया, किसी भी कारण से अगर वो ऑक्यूपाई नहीं भी कर पा रहा है तो भी हम लोग 2 घर का जो एसओपी है वो क्या दे देंगे, निल दे देंगे। तो एनुअल वैल्यू ऑफ एसओपी निल, मैक्सिमम अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, नहीं इंडिया के बाहर बाहर भी मिल सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी का अपन निल दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किसमें, कैपिटल गेन में। क्या बोलता है सर कैपिटल गेन के अंदर, कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एक चीज को इंक्लूड किया गया, क्या, पहले तो सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई तो पहले से ही था, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके अलावा ऐड क्या किया गया, ऐड किया गया है सर इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्ड अंडर सेक्शन 115 यूबी, कि जो इन्वेस्टमेंट फंड है रिफर्ड अंडर सेक्शन 115 यूबी है, वो जो है वो क्या क्या बोलते हैं, रिफर्ड अंडर सेक्शन 115 यूबी, हाँ ये जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ऐड किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट फंड अगर कोई शेयर्स होल्ड करता है, सिक्योरिटी होल्ड करता है,
तो वो भी कैपिटल एसेट है और वो बिकेगा तो कैपिटल गेन लग जाएगा। और ये सेबी के फंड है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये जो रिफर्ड सेबी के फंड है, ठीक है। अब यूलिप के बारे में क्लैरिफिकेशन है कि यूलिप में वहां पर बोलते हैं ना एग्जेम्प्ट होगा ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो, तो वर्ड शैल बी रिमूव्ड, ये क्या बोलते हैं, ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो जो है वो हटा देना है, ठीक है। अगर वो 1010D में एग्जेम्प्ट है तो फिर यूलिप जो है वो कैपिटल एसेट की तरह कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर टैक्सेबल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है, ठीक है। अब थर्ड जो है वो किसके लिए है बेटा, थर्ड है आपका बॉन्ड्स एलिजिबल अंडर सेक्शन 54 ईसी। 54 ईसी में आप क्या करते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो। तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने में यहाँ पर एक बॉन्ड दे दिया गया है जिसको बोलते हैं क्या, हुडको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप हुडको के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और एक बॉन्ड और ऐड किया गया है, IDE, IDEDA, क्या है इसका मतलब है, इंडियन रिन्यूएबल, सॉरी, IRE, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA, ठीक है। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो दो बॉन्ड्स है वो ऐड होंगे किसमें, 54 ईसी के अंदर, कि अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ना the next amendment is from the next head that is called as income from other sources and it is important as well। क्या बोलता है ये कि सेक्शन 222 क्या था सर आपका, डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। तो उसमें ना क्या बोला गया है कि डिविडेंड शेल नॉट इंक्लूड, एक पॉइंट ऐड किया, और क्या है वो पॉइंट, क्या बोलता है वो, एनी एडवांस और लोन बिटवीन द ग्रुप एंटिटीज वेयर ऑल दी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर जो ग्रुप एंटिटीज के बीच का जो क्या बोलते हैं लोन है उसको अपन क्या नहीं मानेंगे, क्या बोलते हैं, डिविडेंड नहीं मानेंगे। क्या, वन ऑफ द ग्रुप एंटिटीज अ फाइनेंस कंपनी और अ फाइनेंस यूनिट एंड पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल एंटिटी ऑफ सच ग्रुप इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया। तो पहला क्या बोलता है भाई कि फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस यूनिट है तो उसका काम ही है लोन देना, लोन देना, लोन लेना उसका काम है। तो क्या उस वो जब लोन देगी तो आप उसको डिविडेंड मान लोगे क्या, नहीं मान सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है, दैट दे आर लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, मतलब उनकी जो पेरेंट और ग्रुप एंटिटी है वो इंडिया के बाहर लिस्टेड है, तो उस केस में क्या होगा कि हम उसको डिविडेंड नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब उसमें फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस यूनिट की जो डेफिनेशंस है वो भी इंक्लूड की गई है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक्स जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपको पैसा मिल रहा है ऑन डेथ ऑफ एनी पर्सन, कि पर्सन की डेथ में पैसा मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। एंड LIP इशूड बाय IFSC इंश्योरेंस इंटरमीडिएट ऑफिस इंक्लूडिंग बोनस, ठीक है। कि अगर IFSC इंश्योरेंस जो कंपनी है वो IFSC में लोकेटेड है तो उस केसेस में क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग द बोनस अमाउंट इज आल्सो एग्जेम्प्ट। तो दिस इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहली चीज जो है वो डीम डिविडेंड के बारे में और दूसरी किसके बारे में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, ठीक है। नाउ कम टू अ चैप्टर कॉल्ड एज क्या, डिडक्शन। क्या बोलता है ऐसा डिडक्शन में, कि डिडक्शन में एक सेक्शन ऐड हुई है जो कि है किसके लिए, तो वो है आपकी इन्वेस्टमेंट फॉर माइनर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉर माइनर, और वहां पे लिखा हुआ है न्यू पेंशन स्कीम वत्सल्य अकाउंट, वत्सल्य अकाउंट। तो अगर आप एक क्या है पेरेंट है या फिर गार्जियन है और आप अपने माइनर चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं
और उनके लिए पेंशन स्कीम में पैसा डालना है, तो स्कीम का नाम क्या है, एनपीएस वत्सल अकाउंट। तो इसकी जो डिडक्शन है ना वो आपको जो 80 सीसीडी 1 बी में जो है ना उसमें आपको जो 50,000 की डिडक्शन मिलती है ना वो दोनों इंक्लूड करेगा, जो आप रेगुलरली अपने लिए एनपीएस डाल रहे हो वो भी, प्लस एनपीएस वत्सल्य अकाउंट में जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो भी, दोनों को मिला के जो है वो आपको 50,000 की लिमिट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब माइनर के लिए भी क्या है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वहां पर आपको 50,000 तक की डिडक्शन है। अब जब आप विड्रॉ करोगे तो अगर आप पार्शियल विड्रॉ करते हो तो क्या होगा, पार्शियल विड्रॉल में एग्जेम्प्ट है अप टू 25%, और अगर आप फुल विड्रॉल करोगे तो फिर 60% का एग्जेम्पशन रहता है। नॉट अलाउड फॉर माइनर अकाउंट, नाउ अलाउड फॉर माइनर अकाउंट। उसमें 25% वाला जो ये पहले भी था, ठीक है, तो ये जो 25% वाला एग्जेम्पशन है वो पहले भी था और वो अभी भी है, मतलब बड़े लोग के लिए भी 25% और छोटे लोग के लिए भी क्या है 25% है। कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस वत्सल अकाउंट में कौन कर सकता है, तो एसएससी जो है वो खुद मतलब ओन अकाउंट से, मतलब माइनर अपने खुद के अकाउंट से भी कर सकता है और एसएससी के अकाउंट से भी हो सकता है। ठीक है, तो माइनर अपने खुद के अकाउंट से भी वत्सल अकाउंट में डालेगा तो भी पेरेंट्स को रिडक्शन मिलेगी, और अगर पेरेंट्स डालेंगे एनपीएस वत्सल अकाउंट में तो भी पेरेंट्स को रिडक्शन मिलेगी। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न में क्या होता है सर, कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि टाइम लिमिट, पहले क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने मतलब 2 साल तक ही टैक्स भर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप 48 महीने मतलब 4 साल तक, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल तक जो है वो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। ठीक है, प्लस एडिशनल टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। अब जब 2 साल की लिमिट बढ़ाई गई है तो यहाँ पर आपको जो एडिशनल टैक्स है वो नेक्स्ट 2 सालों में क्या भरना पड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं, कि 24 महीने के बाद 36 महीने तक आपका 60% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट जो है वो आपका एडिशनल टैक्स रहेगा, और 36 मंथ्स बिफोर 48 मंथ्स मतलब कि चौथे साल में आपका 75% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द लिमिट्स व्हाट फॉर अपडेटेड रिटर्न, कि अपडेटेड रिटर्न में सर आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपडेटेड रिटर्न में आपको ये जो है वो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक करेक्शन कीजिएगा, ये 75% नहीं 70% ऑफ एडिशनल टैक्स। ठीक है, 60% एंड 70% ऑफ एडिशनल टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है टीडीएस एंड टीसीएस अमेंडमेंट्स। ठीक है, कि टीडीएस और टीसीएस में क्या चेंजेस हुए हैं सर, तो हमारा जो सेक्शन 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, वहां पर पहले आपका जो थ्रेशहोल्ड था वो 0 था, अब कितना हो चुका है 10,000, कि 10,000 तक आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस एक लिमिट थी डिबेंचर इंटरेस्ट बाय पब्लिक कंपनी, कि अगर आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट मिल रहा है थ्रू पब्लिक कंपनी तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 5,000 तक कोई टीडीएस नहीं होता था, अब वो लिमिट बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। ठीक है, तो 5,000 की 10,000 कर दी गई और 0 से लेके भी 10,000 तक कर दी गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194 दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड भी आपका 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उसके ऊपर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन 194A दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में पहले नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 50,000, पहले 40,000 थी, तो जो लिमिट 40 से लेके 50,000 कर दी गई, नहीं हाँ 40 वाली लिमिट को 50,000 कर दिया गया, और 50,000 वाली लिमिट को कितना कर दिया गया, सॉरी नॉन सीनियर सिटीजन, हाँ 40 से 50, और 50,000 वाली को 1 लाख कर दिया गया, और जो 5,000 वाली थी उसको 10,000 कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो अपन लोगों ने था ये आपका था, सीनियर सिटीजन को 50,000 को 1 लाख, और नॉन सीनियर सिटीजन के केस में आपका 40 से 50। ये कहाँ होता था, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, अगर आपको यहां से मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपको अदर केसेस में मिल रहा है तो पहले 5,000 की लिमिट को अब 10,000 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 194 बी में पहले 10,000 टोटल में था, अब 10,000 पर ट्रांजैक्शन करा दिया गया, और सेम चेंजेस जो है 194 डबल बी में भी किया गया है। 194 डबल बी में भी अब 10,000 पर ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद
194D दैट इज व्हाट अवर दलाल, मतलब इंश्योरेंस कमीशन। अगर मेरे को इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलता था उस पे इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस काटती थी। और 194G हम बोलते थे गैम्बलिंग कमीशन, कि अगर आप जो है लॉटरी टिकट सेल ऑन कमीशन, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट पे उसमें। और 194H दैट इज हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर कमीशन और ब्रोकरेज। तो ये जो तीनों सेक्शंस है उनका अब जो है वो थ्रेशोल्ड 15,000 से हटा के 20,000 कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 194I में जो पहले आपका आई में अपन लोगों ने रखा था इनकम फ्रॉम रेंट, तो आपकी जो रेंटल इनकम है, ठीक है, रेंटल इनकम की बात करें तो 2,40,000 साल का था, अब उसको करके 50,000 रुपीज पर मंथ, 50,000 पर मंथ या उससे ज्यादा कर दिया गया। फिर 194J दैट इज जॉब, तो प्रोफेशनल्स के लिए अपना नो लिमिट जो है वो अप टू 10,000, उससे पहले कितना था 194J 50,000 किया गया। वन ये जो 10,000 नहीं, 50,000 है। 30,000 की लिमिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। फिर 194K की इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो उसमें कितना कर दिया गया 10,000 जो है वो कर दिया गया है। फिर 194LA, 194LA के केस में जो है वो लिमिट 2.5 लाख से कितना कर दिया गया 5 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया। ठीक है। और 194Q के केस में नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी कवर्ड। 194Q में कोई चेंजेस नहीं है, जो 50 लाख वाली लिमिट थी वही है। ठीक है। बट 2061H जो है 2061 सेल्स की सेक्शन थी, दैट इज होम सेल्स अपन बोलते थे, वो रिमूव कर दिया गया। वो आपको यहाँ पे लिखना है तो आप रिमूव कर लिख सकते हैं। 2061H हैज बीन रिमूव्ड। वो टीसीएस की सेक्शन रिमूव हो चुकी है, तो अब सिर्फ टीडीएस एप्लीकेबल होता है हर ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अगर 50 लाख से ऊपर की सेल है तो। उसके बाद एक सेक्शन होती थी टीडीएस के अंदर 206AB एंड 206AA, ये बात करती थी कि अगर आपका क्या बोलते हैं आप नॉन फाइलर्स ऑफ टीडीएस हो, मतलब कि अगर आप क्या बोलते हैं वो अगर आप रिटर्न नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न हो, अगर आपने लास्ट के 2-3 साल में रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका टीडीएस का रेट जो है वो हायर हो जाता था। ठीक है, तो उस केस में बोलता है कि वो वाली सेक्शन को भी क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, वो वाली सेक्शन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट 206C सबसेक्शन 1, तो ये है आपका 206C सबसेक्शन 1। टिम्बर और फॉरेस्ट का जो रेट है वो 2.5% से 2% कर दिया गया है। टिम्बर का रेट 2.5% से 2% कर दिया गया। और ऑथराइज्ड डीलर नो टीसीएस ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80E, कि जहां पर आपको 80E में रिडक्शन मिल रहा है उस लोन के बदले अब टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो पहले 0.5% हुआ करता था, अब उसको 0 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 206C1G दैट इज जर्मनी। ठीक है, इसमें दो आता था, एक आता था सेल ऑफ ओटीपीपी और दूसरा आता था LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर आप पैसा फॉरेन भेज रहे हो। तो वो वाली जो लिमिट है वो 7 लाख को हटा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, 10 लाख तक 0 और 10 लाख के ऊपर एजुकेशन मेडिकल में 5 और बाकियों में 20, ऐसा कुछ है। ऐसा ही है, कुछ नहीं ऐसा है। वी हैव फ्यू बैलेंस अमेंडमेंट लेफ्ट, जिसमें है पैन आधार। तो आधार एनरोलमेंट आईडी आपका लास्ट डेट आप कब तक कोड कर सकते हो, 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर के बाद आप आधार एनरोलमेंट आईडी कोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आधार नंबर मस्ट बी सबमिटेड अप टू 31/12/2025। अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी दी है तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा 31/12/2025 तक। लगभग 1 साल 3 महीने का आपको टाइम दिया गया है आपकी आधार नंबर जो है वो कोड करने का, क्योंकि पैन आधार जो है वो कम्प्लीटली लिंक हो चुके हैं। और ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो कि आपके फाइनेंस एक्ट में नहीं आया था, नोटिफिकेशन के थ्रू आया था। और क्या बोलता है कि अगर आपकी सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स हो रही है अंडर दिस एक्ट तो वो एक डिस अलाउड एक्सपेंस है एज पर PGBP। ठीक है, so thank you everyone, and this was your amendment. If you guys like the lecture then please like, comment, subscribe to our channel and join our Telegram channel for further updates. And if you want to watch our lectures then you can um, go to our YouTube channel and watch it. And if you want to buy our books then go to our website or just drop a message and fill the Google form and then you can buy it also. Okay, thank you everyone.